भाजपा देखिए कितनी उस्ताद है मानक है। ये लोग ईवीएम के विरोधी थे, मोदी जी ने भी बयान ईवीएम के विरोध में दिया है। अब विपक्ष में है तो भ्रष्टाचारी, और आपके यहाँ चले आए भाजपा में तो रातों रात भगवाधारी। देखा ना आपने शुभेंदु को। बात तो सही है। पिक्चर चालू करो बे। सतीश जी क्यों इतना परेशान है? अभी बता था भाई। अरे हम कहाँ परेशान है? जिस तरह के चुनाव नतीजे आ रहे हैं मानक जी, तो 29 का भी अभी से आप डिक्लेयर कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को 400 आ जाएगा। और जिस प्रकार से अमित शाह चिंता कर रहे हैं कांग्रेस का, पहले मोदी जी करते थे, अब अमित शाह करने लगे चिंता। तो काहे के लिए चिंता कर रहे हैं भाई? जितना नीचे जाए कांग्रेस उतना उनके लिए बढ़िया। वैसे भी कुछ भी ना करे तो भी 400 आ जाएगा। यू आर राइट ब्रो। अरे 400 वाला तंज कसना बंद कर दीजिए अब सतीश जी। 2024 लोकसभा चुनाव को अब 2 साल होने वाले हैं। उसके बाद क्या क्या हो गया मैंने अभी बताया सतीश जी। देश का मूड कुछ और है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा हमको सतीश जी। अरे तो भाई कौन स्वीकार? हम तो कह रहे हैं कि विपक्षियों को या तो हार स्वीकार करें और नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करें। इसका कारण नरेंद्र मोदी है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना। हाँ और क्या भाई, सब हर बार कहते हैं कि ईवीएम खराब है, वोटर लिस्ट में देखिए हरियाणा में लेके घूम रहे हैं 17,000 डुप्लीकेट वोटर का लिस्ट। कुछ वहां लोकल चुनाव हो रहा है शायद। तो या तो ये कहते रहे या फिर चुनाव से हट जाए या स्वीकार कर ले। अब देखिए ना, आप देखिए भाजपा से अब ये डेटा आ रहा है कि 27 लाख वोट बंगाल में कट भी जो कटे, नहीं भी कटते तो 181 सीटों पर भाजपा आगे रहती। ये वहां के उनके कोई है अमित मालवीय, वो डाल रहे हैं। तो ऐसा डालने की क्या जरूरत है भाई? अगर वो 27 लाख और जुड़ जाते तो हो सकता था ये 207 293 हो जाता। कैसी बात कर रहे हैं सतीश जी? आप खुद ही, अरे आप लोग सवाल उठाते थे 27 लाख कट गए, 27 लाख कट गए। भाई उन्होंने ये कहा 27 लाख नहीं भी कटते तो भी बीजेपी जीत रही थी। मैं कह रहा हूं आप कहते आ जाएंगे। जो आप लोगों की मुराद थी, जो आप लोगों का प्रेडिक्शन था 2024 में 400 वाला, जो उलट के 240 हो गया, अब नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। अब इस बार आप अभी से ही 29 का रिजल्ट प्रेडिक्ट कर देंगे। अब हाँ, एक और बात, राहुल गांधी आज जो आप अभी बयान दिखा रहे थे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो विपक्ष से कांग्रेस ही लड़ सकती। अरे कब लड़ेगा भाई? 10-12 साल तो हो ही गया है ना। लड़ते लड़ते अब राहुल गांधी भी कुछ दिन में बूढ़ा हो जाएंगे। बाल ऐसे ही थोड़ा सा उजला होने लगा हम लोग की तरह, है ना। तो या तो विपक्ष को एकदम त्याग दे, या खुद ऐसी ताकत लाए कि लड़े, और सिर्फ खाली वोट से नहीं, हर तरह से लड़े, है ना। क्योंकि भाजपा देखिए कितनी उस्ताद है मानक, कितनी उस्ताद है। ये लोग ईवीएम के विरोधी थे, मोदी जी ने भी बयान ईवीएम के विरोध में दिया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? दूसरा आप देखिए, यही शुभेंदु अधिकारी के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के मोदी जी रुपया लेके नाटक करते थे, कितना भ्रष्टाचारी है। तो अब तो ये भी हो गया ना, जो अगर आप विपक्ष में है तो भ्रष्टाचारी, और आपके यहाँ चले आए भाजपा में तो रातों रात भगवाधारी। देखा ना आपने शुभेंदु को। हेलो दोस्तों, डिबेट वर्दी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस डिबेट में आप देखेंगे सतीश केसिंग और आशुतोष सिंह और मानव गुप्ता के बीच में डिबेट होने वाली है। सतीश केसिंग जो है एक तरह से मोदी जी और राहुल गांधी को रोस्ट करते हुए नजर आएंगे, और आशुतोष जो है वो कांग्रेस का पक्ष लेते हुए इस डिबेट में नजर आएंगे, और मानव गुप्ता जो है धुलाई खाते हुए नजर आएंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा आप सतीश जी, अब मुझे बताइए, राहुल गांधी से आपका मोह भंग हो गया है क्या पूरी तरह से? मैं देख रहा हूं पहले आप बड़ी नहीं, पहले आप बोलते थे वो झूठ नहीं बोलते, आप काफी इंप्रेस थे उनसे। अब ऐसा लग रहा है कि आपने भी उम्मीद छोड़ दी है। राहुल कह रहे हैं हम ही हराएंगे, आप कह रहे हैं कहां से हराओगे? नहीं, हम उम्मीद काहे के लिए कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो सच बोलते ही। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने ये भी कहा था कि उनको में संगठन की क्षमता या चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है, ये भी साथ में कहा था। तो एक चीज तो पकड़ लेते हैं आप भाजपाइयों जैसा, दूसरी चीज को आप छोड़ देते हैं। ये आप भी भाजपाई हो गए। अच्छा ठीक है। नहीं, सही बोल रहा हूं, बोलिए, काटिए मुझे। देश में 22 राज्य भाजपाई हो गया सतीश जी, आप भी क्या बात करते हैं? स्वीकार करना पड़ेगा जनादेश। बात है ना, हिंदू विजय हो रहा है, सनातन विजय हो रहा है। 1205 के बाद बंगाल में आ गया, बीजेपी आ गया, कहा गया वहां जिहाद के खिलाफ विजय है कि नहीं? हाँ। ये तो कम विजय हुआ, 207 का होना चाहिए था 250 पार। जब हिंदू विजय है तो क्या कहा? ओके आशुतोष अब आप बताइए, थोड़ा गंभीरता लाते हैं डिबेट में। सतीश जी तो तंज कसते हैं, मजे भी लेते हैं। ये गंभीर नहीं है क्या? अरे आप गंभीर गजब बात कहते हैं भाई आप तो, मतलब आप
बेशर्मो शर्म करो शर्म। आशुतोष, अब आप थोड़ा इसका गंभीरता से विश्लेषण करिए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हरा सकती है, मुझे याद है आपसे कुछ टाइम पहले हम बोलते थे कि रीजनल पार्टीज हरा सकती हैं बीजेपी को। बीजेपी कांग्रेस से तो आमने सामने की टक्कर जीत लेती है जहां जहां होती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इधर उधर, लेकिन रीजनल पार्टियां बीजेपी को हरा देती हैं। दिल्ली में हरा देती हैं, बंगाल में हरा देती हैं, बिहार में हरा देती हैं, यहां हरा देती हैं। ये तो राहुल गांधी उल्टी बात कह रहे हैं, जबकि हार दोनों ही रहे अब तो। आशुतोष, देखिए, मुझे लगता है कि मुझे संघियों का अहंकार और लिबरल्स की मायूसी दोनों ही मुझे पसंद नहीं है। राजनीति में अगर आप जीत रहे हैं तो जबरदस्त तरीके से अहंकार करिए, ये भी एंटी डेमोक्रेटिक है, और हारिए बहुत मायूस हो जाइए, ये भी एंटी डेमोक्रेटिक है। क्योंकि ये राजनीति का एक साइकिल होता है। जब कांग्रेस पार्टी 1950 के बाद से लगातार जीतती रही, भारतीय जनता पार्टी 1952 में चुनाव लड़ी और पहली बार उसकी सरकार जो बनी जनसंघ थी, तब पहली बार उसकी सरकार 40 साल बाद 22 जून 1990 को बनी थी राजस्थान के अंदर। वो भी एक दौर था। राजनीति के अंदर इस तरीके के दौर आते हैं जब आपका एक पार्टी के प्रति लोगों का मोह होता है और उसको आजमाने की कोशिश करते हैं, विकल्प होता है और वो अपने झंडे गाड़ती है। क्यों नहीं? बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे गाड़े भाई, वो 1952 से लगातार जनसंघ के तौर पर और आरएसएस के तौर पर 1925 से कोशिश कर रही है। लेकिन तब क्या किसी में इतना अहंकार था क्या? जिस तरीके से अहंकार की भाषा आज बोली जाती है, जिस तरीके से विपक्ष को रिडिक्यूल किया जाता है, सरकार की आलोचना करने वालों का अपमान किया जाता है, उनको मां बहन की गालियां दी जाती हैं, धमकी दी जाती है, इंटिमिडेट किया जाता है, क्या पहले होता था? कैसे? मैंने तो नहीं देखा। कम से कम मेरा इतना तो अनुभव है जितना मैं कह सकता हूं। ये जो भाषा है ये अहंकार की भाषा है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस भाषा से हमें बचना चाहिए। राजनीति में कब कोई डीएमके हो जाए किसी को पता नहीं। अभी टीवी को अचानक खड़ी हो गई और वो सरकार बनाने वाली, जिसका सबने मजाक उड़ा रहे, कौन सा है तो फिल्म स्टार, इसका तो कोई औकात नहीं। तो मेरी सलाह संघियों को इतनी सी है कि भाई अहंकार में मत रहिए। आपका भी सितारा आज बुलंद है तो बहुत अच्छी बात। जब सितारा बुलंद हो तो शालीनता का परिचय देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, और राहुल गांधी के लिए क्या सलाह है? नहीं, राहुल गांधी को सलाह देने की क्या जरूरत है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी को किसी ने सलाह दी थी क्या, जब वो चुनाव एक के बाद एक चुनाव हार रहे थे? 3 जगह से चुनाव लड़ रहे तो लगातार चुनाव, किसी ने सलाह दी क्या? यू आर राइट ब्रो। अटल बिहारी वाजपेयी का किसी ने मजाक उड़ाया था? एक इंसिडेंट अटल, बल्कि कांग्रेस के नेताओं का दिल इतना बड़ा था कि उनको विदेशी राजनयिकों से मुलाकात करते समय कहते थे कि देखिए हमारे विचार हमारे विरोधी हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज कोई प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद कर सकता है? कम से कम इतनी शालीनता तो संघियों को कांग्रेस से सीखनी चाहिए। अगर नहीं सीख सकते नेहरू से तो छोड़ ही दीजिए। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। वो डिबेट लंबी चौड़ी डिबेट है। ये एरोगेंस, अहंकार और ये दम्भ, ये किसी का नहीं होता है। आज है आपके पास, कल हो सकता है आपके पास। दूसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जीत रही है क्योंकि उसकी रणनीति सही है, क्योंकि उसके पास एक विचार है, क्योंकि वो एक सपना लोगों को दे रही है। उस सपने की भी एक उम्र होती है, लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये है कि क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के रहते इस देश में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले क्षेत्रीय पार्टी 3 स्तरों पे वो काम किया उसने। पहले क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग लेके अपने को मजबूत किया, उसके बाद उनको न्यूट्रलाइज किया, और तीसरा स्टेज ये है उनको पूरी तरीके से डेसिमेटेड, डिमोलिश करेगी। क्योंकि संघ की जो विचारधारा है उसमें क्षेत्रीय अस्मिताओं के लिए कोई जगह नहीं है। अगर किसी को मेरी बात का भरोसा ना हो तो दीनदयाल उपाध्याय के 1965 में पुणे व्याख्यानमाला में तीसरे दिन दिया गया उनका बयान आदमी को पढ़ना चाहिए, जब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में कहते हैं कि इस देश के अंदर बताइए भारत माता कहां है? कहीं तमिल माता है, कहीं तेलुगु माता है, कहीं बंगला माता है, कहीं गुजराती माता है, तो है कहां है भारत माता?